हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि क्लासिफिकेशन की वजह से हम डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आसानी से स्टडी कर पाते हैं। उन स्टडी करते समय उनको ढूंढने में परेशानी नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, जो मोस्ट प्रिमिटिव या एंशियंट जो क्लासिफिकेशन था वो था अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो था अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। तो पहली जो कैटेगरी थी उसमें उन्होंने प्लांट्स को रखा और दूसरी कैटेगरी में एनिमल्स को रखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लांट्स को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया 3 कैटेगरी में उनकी साइज़ के बेसिस पर। तो जो सबसे बड़े प्लांट्स थे उनको उन्होंने ट्री बोला, और ट्री से जो छोटे प्लांट थे उनको उन्होंने श्रब बोला, और श्रब से जो छोटे प्लांट थे उनको उन्होंने हर्ब कहा। ठीक है, तो प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया और उनको उनकी साइज़ के बेसिस पर 3 अदर कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें कि पहला था ट्री, दूसरा श्रब और तीसरा हर्ब। ठीक है, और इसी तरह से एनिमल्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो जो पहली कैटेगरी थी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें बेसिस क्या था कि उनमें ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो पहली कैटेगरी थी उसमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जिसमें कि रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो जो पहली कैटेगरी है वो क्या है? रेड ब्लडेड एनिमल, जो रेड ब्लडेड थे विद रेड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, और दूसरे थे विदाउट रेड ब्लडेड। ठीक है, या विदाउट रेड ब्लड, जिनमें कि रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था या आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी, तो उनको उन्होंने अलग कैटेगरी में रखा, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको उन्होंने अलग कैटेगरी में रखा। अब इसके बाद में अगला क्लासिफिकेशन आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस के द्वारा। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर 2 किंगडम्स में डिवाइड किया। तो जो पहला किंगडम था वो था प्लांटी। जो पहला किंगडम था वो था प्लांटी, और दूसरा एनिमेलिया। एनिमेलिया। अब प्लांटी किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे आ जाते हैं, और एनिमेलिया किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था?
अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो किंगडम था वो था प्रोटिस्टा, और दूसरा जो किंगडम था वो प्लांटी, और तीसरा था एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। सबसे पहला किंगडम था प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा था एनिमेलिया। अब प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं, प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या रखा कि जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं वो अर्नेस्ट हैकल ने किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा, और प्लांटी में प्लांट्स को और एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा। तो ये था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, R.H. विटेकर के द्वारा। अब R.H. विटेकर ने क्या किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया या 4 किंगडम्स में डिवाइड किया। अब जो सबसे पहला किंगडम था वो था मोनेरा, और दूसरा था प्रोटिस्टा, और तीसरा था प्लांटी, और चौथा था एनिमेलिया। अब इन्होंने एक डिफरेंट किंगडम ऐड किया जो कि था मोनेरा। अब मोनेरा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोनेरा में इन्होंने जितने भी यूनिसेल्युलर जो प्रोकैरियोटिक एनिमल थे, जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो R.H. विटेकर ने मोनेरा किंगडम में ऐड किए। ठीक है, और प्रोटिस्टा का मैंने बता ही दिया आपको। अब इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था, R.H. विटेकर के द्वारा। R.H. विटेकर के द्वारा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत बता दी आपको कि जो R.H. विटेकर था यहाँ पर कोपलैंड आएगा। यहाँ पर कौन सा साइंटिस्ट आएगा, कोपलैंड के द्वारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। ठीक है, अब वापस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं जो कि R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। ठीक है, उन्होंने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो सबसे पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, और तीसरा था फंजाई, और चौथा था प्लांटी, और पांचवा था एनिमेलिया। अब यहाँ पर एक अलग किंगडम ऐड हुआ है जो कि है फंजाई। अब फंजाई में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फंजाई में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो फंजाई ग्रुप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो होते हैं
सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं कि जितने भी डेड मटेरियल होते हैं या डेड डिकेइंग मटेरियल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोनेरा है, सॉरी, यहाँ पर जो प्लांटी है उसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ऑटोट्रोप्स, और एनिमेलिया में हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, तो जो ऑटोट्रोप्स का मतलब है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं रहते। और हेटेरोट्रोप का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हेटेरोट्रोप्स में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। वो एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं अपन? हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो प्रेजेंट टाइम में मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल वुइस के द्वारा। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था वो एक साइंटिस्ट थे, कार्ल वुइस, इनके द्वारा दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको 3 डोमेन या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था आर्किया, और दूसरा बैक्टीरिया, या इनको यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और अगला था यूकेरिया। अब आर्किया में जो ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कि हार्श कंडीशंस में रहते हैं, यानी ऐसी कंडीशंस जो कि सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कि या तो बिल्कुल हॉट रीजन में पाए जाएंगे या बिल्कुल ही कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और यूकेरिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूकेरियोट्स आते हैं। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकेरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। और जो यूकेरियोट से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के बीच में। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से किया गया था। तो थैंक यू।